हे गाइस, आज हम बात करेंगे सप्लाई चैप्टर की। और जो चैप्टर है सप्लाई का जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 7 है। ठीक है, सेक्शन 7 में कुछ इंक्लूजन्स आ जाते हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स आ जाते हैं। तो सप्लाई क्या होती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई में इंक्लूजन समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में आता है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है देखते हैं। सो क्लॉज ए ये कहता है कि सारी फॉर्म्स जो है वो सप्लाई होती है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, लीज हो, डिस्पोजल हो, वो सप्लाई मानी जाती है। लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए और दूसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर वो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और उसमें फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है तो ये सारी चीजें जो होंगी सप्लाई मानी जाएंगी। फिर आता है क्लॉज डबल ए। क्लॉज डबल ए ये कहता है, देखो क्लॉज डबल ए आया ही इसलिए बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक है, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी था और उसमें ये कहा जाता था कि जो भी क्लब है और जो क्लब के मेंबर्स है वो दोनों सेम लोग हैं। लेकिन क्लॉज डबल ए को इंसर्ट करके उन्होंने ये बोला कि जो भी क्लब है और उसके मेंबर्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और उस पे वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और वाइस वर्सा फॉर डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। मेंबर्स जो भी उन्हें फीस देते हैं, चाहे वो एनुअली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, मंथली हो, जो भी क्लब को फीस मिलती है, अगर वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और वो जो है जो भी उनके बीच में सप्लाई होगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर आता है क्लॉज बी। क्लॉज बी ये कहता है कि अगर आपने कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है और जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो बिजनेस के कोर्स में है या नहीं है, उसे हम सप्लाई बोलेंगे। क्लॉज सी ये कहता है कि एक्टिविटीज जो भी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में उनमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उन्हें हम सप्लाई बोलेंगे। और 1A, क्लॉज 1A ये कहता है कि वो देखो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है सप्लाई कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो 1A ये कहता है कि सप्लाई क्या है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये जानने के लिए हमें शेड्यूल 2 देखना पड़ेगा। यही चीज क्लॉज 1A कहता है। उसके बाद एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं, जो कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में आता है। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या कहता है। क्लॉज ए ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी ट्रांजैक्शन है जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है, उनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब कि वो जो है ये नेगेटिव लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी एक्टिविटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी और उन्हें नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ने, तो वो जो है सप्लाई ट्रीट नहीं होगी, उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ तक था हमारा सप्लाई का ओवरव्यू कि सप्लाई में क्या क्या आता है और सप्लाई में क्या क्या नहीं आता है। एक बार फिर से मैं ये बता देती हूँ कि सप्लाई में जो है 5 सेक्शंस है, जो क्लॉसेस है जो कि इंक्लूजन्स में आ जाते हैं और 2 क्लॉज है जो कि एक्सक्लूड्स में आ जाते हैं। तो ए क्या कहता है, क्लॉज ए ये कहता है, क्लॉज ए ये कहता है कि सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये सब कुछ होती है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। डबल ए क्या कहता है, डबल ए ये कहता है कि जो भी मेंबर है और जो क्लब है, ठीक है, जो भी मेंबर है और वो क्लब है, अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उनके आपस की जो भी सप्लाई हो रही है उन्हें सप्लाई ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, और क्लॉज बी ये कहता है कि अगर आपने कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, तो भी उसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। क्लॉज सी ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में मेंशन की गई है उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसे हम सप्लाई मानेंगे। और क्लॉज 1A ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज शेड्यूल 2 में है, सॉरी शेड्यूल क्लॉज 1A ये कहता है कि अब सप्लाई क्या होती है वो तो हमें पता है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस, ये पता करने के लिए हम शेड्यूल 2 की लिस्ट चेक करेंगे। फिर आते हैं एक्सक्लूजन्स पे। एक्सक्लूजन्स भी जो है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज ए ये कहता है कि कोई भी एक्टिविटीज या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है वो हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। और क्लॉज बी ये कहता है कि जो भी एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कर रही हैं, ठीक है, जिन्हें नोटिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो कर रही हैं, उन्हें हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज है जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है, जो कि शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। सो नंबर 1 है परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। सो व्हेन आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ठीक है, तो अगर आप अपना परमानेंटली अपने बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो परमानेंटली, ठीक है, और अगर उसमें आपने आईटीसी ऑलरेडी ले चुका है और अब आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। सेकंड आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। कोई भी सप्लाई अगर होती है किसी रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, ठीक है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन होती है, फिर भी वो जो है सप्लाई मानी जाएगी। थर्ड आ जाता है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट में जो भी सप्लाई होता है, ठीक है, उसमें भी हम वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, फिर भी उसे हम सप्लाई मानेंगे। फोर्थ आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन ऑन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इसमें ये है कि अगर आपने इंपोर्ट किया है कोई भी सर्विस अपने रिलेटेड पर्सन से, ठीक है, और वो विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन वो फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए है, तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल 2 में कि शेड्यूल 2 में वो कौन सी एक्टिविटीज है जिन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स कहा गया है और सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया है। इसमें एक चीज देखो, इसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 2 डज नॉट डिसाइड वेदर इट इज सप्लाई, इट इज ओनली डिसाइड्स गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि सप्लाई क्या होता है वो तो हमने दूसरे क्लॉसेस में देख लिया है, क्लॉस ए में देख लिया है कि सप्लाई किस किस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 में वो एक्टिविटीज है, वो ये बता रही है कि ये एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो गुड्स के केस में क्या है, टाइटल ट्रांसफर इमीडिएटली, अगर आपने इमीडिएटली टाइटल को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, अगर टाइटल ट्रांसफर इन नियर फ्यूचर में अगर ट्रांसफर होगा, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, उसके बाद सर्विसेज में आ रहा था अगर राइट टू यूज गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, ठीक है, लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस ऑफ लैंड है, लेटिंग ऑफ बिजनेस, कमर्शियल रेसिडेंस है, लीज रेंट है, जॉब वर्क है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, टॉलरेट एक्ट, डू एन एक्ट, ठीक है, या फिर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो इन सबको हम सर्विस की कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ये वो सप्लाई है जो कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स थे जो इससे पहले हमने 2-3 देखे थे। अब एक चीज, जॉब वर्क और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जॉब वर्क जो होता है कि आपने अपना कोई सामान दिया है, कि फॉर एग्जाम्पल आप टेलर के पास गए अपना सूट लेके कि मेरा ये सूट सिल दे, ठीक है, अब टेलर जो है, आपने सामान दिया, टेलर जो है उस पर अपना काम करके दे देगा, तो वो होता है जॉब वर्क, जैसे कि सर्विस की कैटेगरी में माना गया है। और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर कोई बंदा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, तो वो जो होता है वो जो काम कर रहा है उसे हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 3 में वो कौन सी एक्टिविटीज है जिसे सप्लाई नहीं माना जाता, इसे हम नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं। सो दीज आर नीदर गुड्स और नॉट सर्विसेज, ठीक है। अब देखो, कोई भी सर्विसेज जो कि एम्प्लॉयर को दे, वो जो होती है वो आपकी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। कोई भी सर्विसेज जो कि कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल दे, कोई भी सर्विसेज जो कि एमपी एमएलए दे, कोई भी फ्यूनरल ब्यूरिनल सेरेमोनियम सर्विसेज हो, या फिर सेल ऑफ लैंड कंप्लीटेड बिल्डिंग के लिए हो, कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स हो, लेकिन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग्स को छोड़ के, कोई भी सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि इंडिया में वो गुड आया ही नहीं, इंडिया तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, तो वो भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हाई सी सेल्स ऑफ वेयर हाउस गुड बिफोर क्लियरेंस, अगर आपने इंपोर्ट तक लिया है लेकिन उसे क्लियरेंस ही नहीं करवाया फॉर होम कंजम्पशन, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। को इंश्योरेंस प्रीमियम शेयरिंग और री इंश्योरेंस सर्विसेज, इन दोनों को भी सप्लाई नहीं माना गया है। ये दोनों क्या है कि मान लो कि एक कंपनी है, उसने एक पॉलिसी बेच दी, अब उसने एक पॉलिसी बेच दी, अब वो अपना रिस्क कम करने के लिए क्या कर रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो दूसरी कंपनियों के साथ भी प्रीमियम शेयर कर रही है, ठीक है, दूसरी कंपनियों के साथ भी प्रीमियम शेयर कर रही है। तो वो जो शेयर कर रही है ना, वो जो शेयर कर रही है, एक लीड इंश्योरर है, जब दूसरी
कंपनीज के साथ भी शेयर कर रहा है अपना प्रीमियम, तो यहाँ पे जो है ये जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, सप्लाई से हम नहीं मानेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो आपने कोई भी डोनेशन किया चैरिटेबल पर्पस के लिए, कोई भी डोनेशन किया है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन इसलिए दिया है ताकि आपका पर्पस ही ये था कि वो हमें हमारे बिजनेस को प्रमोशन करे, वो उसको प्रमोट करे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वो सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने आपने किसी टेम्पल को 10 लाख रुपए दे दिए और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, ये बोल दिया थोड़ा कि हाँ ये वाली कंपनी ने हमें इतने पैसे दे दिए, ठीक है, इतना चलता है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो ये कंपनी कह रही है कि इस कंपनी ने हमें 10 लाख रुपए दिए, ये कंपनी जो है ये क्या बनाने का, लेट सपोज ये जो कंपनी है वो फोन के कवर्स बनाने का काम करती है, अगर आपको भी कवर लेना है तो आप इनकी इस लिंक से आके परचेज कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ वो डिटेल्स दे रही है, इट मीन्स कि वो डोनेशन जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, चाहे वो हो, लेकिन हम कंसिडर कर लेंगे कि वो नहीं है और वो सप्लाई माना जाएगा। और अगर उसमें ज़्यादा प्रमोशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो नहीं माना जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ पर्सन गिव्स डोनेशन टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ओनली डिस्प्लेस द डोनर्स नेम, इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सो जीएसटी नॉट अप्लाई। जीएसटी विल नॉट अप्लाई व्हेन मनी इज गिवन एज अ रियल डोनेशन गिफ्ट गिवन टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस इज चैरिटी नॉट एडवर्टीजमेंट और बिजनेस प्रमोशन। चैरिटी पर्पस ही होना चाहिए, बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो ध्यान रखना है। सेकंड आता है शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडी। शेयर्स, एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडी कंपनी के शेयर्स होल्ड करने का इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्विसेज ले रही है, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोल सकते, इसलिए ये जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो लिखा है मेरे होल्डिंग ऑफ शेयर्स इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। अगर आप अपने टेनेंसी राइट को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो वो जीएसटी के लिए लायबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल टेनेंसी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है। अगर फोर्थ आता है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस। अगर आपका कोई भी कन्वेंस है वो जो है डिस्टिंक्ट पर्सन में सिर्फ मूवमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, इंटर स्टेट अगर सिर्फ मूवमेंट कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, उसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने बीच में कोई भी रिपेयर्स या फिर मेंटेनेंस करवाई है उस पर, तब उस पर जो है उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आता है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग टूल्स गुड्स ऑन व्हील्स। कहता है इफ मूवमेंट इज नॉट फॉर फर्दर सप्लाई, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। अगर जो आप मूवमेंट कर रहे हो वो फर्दर सप्लाई के लिए नहीं कर रहे हो, तब तो वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मानी जाएगी, देयरफॉर नो आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सच मूवमेंट। सिक्स्थ आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। लिखा ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेट एट देयर ओन रिस्क एंड कॉस्ट पेट्रोलियम रिसीव्ड इज नॉट कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट, हेंस नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। कहता है कि कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता? इसको हम सप्लाई नहीं मानते, ठीक है, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। सीधी सी बात है कि मान लो कि एक ओएनजीसी है, ओएनजीसी ने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया कि मेरे को पेट्रोल निकालना है, ठीक है, तो देखो अब ओएनजीसी का सारा खुद का खर्चा होगा कि उस साइट पे जाना, उस उधर के लेबर्स को पे करना, ठीक है, वहां पे जितनी भी मशीन है सारा खर्चा ओएनजीसी का होगा। तो अगर लॉस हुआ वो भी ओएनजीसी का होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी। तो उसमें कहता है एक होता है कॉस्ट पेट्रोलियम और एक होता है अपना प्रॉफिट पेट्रोलियम। जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है ना, उसको ये कहा जाता है कि ठीक है जितना भी तुम्हारा खर्चा लग गया ना, पहले अपने खर्चे को उस प्रॉफिट से एडजस्ट करो, मतलब कि उसी पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, उनको एडजस्ट करने के लिए देंगे। फिर आता है 7 पॉइंट गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट। अगर गुड्स को इंडिया के बाहर भेजा गया सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, तब वो जो है सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सिर्फ उसके लिए भेजा गया, एग्जीबिशन के लिए भेजा गया, ये सेल के लिए नहीं भेजा गया। अब बात कर लेते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन वो पर्सन होता है जिन डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली जो नाम है ना वो यूज किया जाता है कंपनीज के लिए, कि मान लो कि हमारी कंपनी की काफी सारी ब्रांचेस है, आप सारी पूरी कंपनी का
पैन तो सेम होगा, लेकिन जीएसटी एन तो जीएसटी आई एन जीएसटी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर तो सबका अलग अलग होगा। तो अगर जीएसटी आई एन जो है अलग अलग है और पैन सेम है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। और रिलेटेड पर्सन वो होती है जो कि एक रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय करता है, डायरेक्टर्स करते हैं, फैमिली मेंबर्स करते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडी करता है, पर्सन कंट्रोलिंग ईच अदर करते हैं, तो इसे हम रिलेटेड पर्सन कहते हैं। अब कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब कि इसका मतलब क्या है? कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसमें 2 और मोर सप्लाईज होती है और वो नेचुरली बंडल किए जाते हैं, ठीक है, और सप्लाई टुगेदर होते हैं। वन इज प्रिंसिपल सप्लाई होता है, एक प्रिंसिपल, जैसे कि लैपटॉप और लैपटॉप का बैग, जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हमें लैपटॉप का बैग में मिलता है, ये जो है ये नेचुरली बंडल है, ठीक है, और इसमें हम पैसे किसके देते हैं? हम प्रिंसिपल सप्लाई के पैसे देते हैं, लैपटॉप के देते हैं। लैपटॉप का बैग तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमें फ्री में मिला है। वैसे ही इस पे जो टैक्स रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा, और प्रिंसिपल सप्लाई होता है मेन डोमिनेंट एलिमेंट, अदर सप्लाईज आर एंसिलरी। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है जैसे मोबाइल प्लस चार्ज है, तो प्रिंसिपल कौन सा इसमें? मोबाइल है, तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? रेट ऑफ मोबाइल लगेगा। अब मिक्स सप्लाई जो होती है जो कि नेचुरली नहीं होती है, हम अपनी मर्जी से मिक्स सप्लाई वो होती है जो कि नेचुरली नहीं होती है, हम अपनी मर्जी से चीजें जोड़ जाड़ के एक बंडल बनाते हैं, कहते हैं 2 और मोर सप्लाईज नॉट नेचुरली बंडल सप्लाई टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस, एक प्राइस के लिए। जैसे कि दिवाली आ गई, होली आ गई, इन पे कुछ वो मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उसमें काफी सारी चीजें होती है खाने पीने की, वो वाली की बात चल रही है। ईच कैन बी सोल्ड सेपरेटली, उन्हें अलग भी किया जा सकता है, लेकिन हम उसे जोड़ जाड़ के एक ही बेच रहे हैं। तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा? हाईएस्ट जीएसटी रेट अमंग आइटम्स, उन सारी आइटम्स में जिसका हाईएस्ट जीएसटी लगेगा, जीएसटी रेट होगा वही लगेगा। जैसे कि गिफ्ट हैम्पर, जिसमें चॉकलेट्स होती है, स्वीट्स होते हैं, बैलून्स होते हैं, मान लो किसी ने एनर्जी ड्रिंक भी डलवा ली, ठीक है, तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? हाईएस्ट रेट आइटम लगेगा, ठीक है। अब कुछ क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी की। सीबीआईसी की फुल फॉर्म पता है ना? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई पे कुछ क्लैरिफिकेशन है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 है प्रिंटेड आइटम्स केस। केस के केस में क्या होता है? कहते हैं कि अगर प्रिंटेड बॉक्स है, एनवलप्स है, नैपकिन है, एक्सेट्रा है, तो ये मेनली गुड्स आर सप्लाइड, यहाँ पे गुड्स सप्लाई होती है, इसलिए इन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आपको एक बुक छापनी है, आपने अपना कॉन्टेंट लेके प्रिंटिंग वाले को दे दिया, अब प्रिंटिंग वाला आपको बुक छाप के दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ब्राउचर्स where content is given by the customer, work of printing is main so supply of service। फिर आता है रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स में क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया है सीबीआईसी ने कि अगर मान लो आपका एक ओल्ड टायर है, उसके ऊपर रिपेयर किया जा रहा है, उसी को ठीक किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन आपको ओल्ड टायर को निकाल के आपके ऊपर नया टायर, आपकी गाड़ी में एक नया टायर लगाया जा रहा है, तो वो गुड्स होगा। यही कहता है ओनली रिपेयरिंग ओल्ड टायर जो है वो सर्विस होगा। इफ ओल्ड टायर रिमूव्ड एंड न्यू टायर गिवन, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। उसके बाद आता है कार की सर्विसिंग। कहता है इफ बिल शोस, अगर बिल में स्पेयर पार्ट सेपरेटली दिखाए और लेबर का चार्जेस जो है वो सेपरेटली दिखाए, तो जीएसटी जो चार्ज होगा वो भी सेपरेटली होगा, और इसे हम कंपोजिट सप्लाई नहीं कह सकते, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जो कि बंडल्ड होता है, ठीक है, जिसे हम नेचुरली बंडल कहते हैं, और प्रिंसिपल सप्लाई पे आपको प्रिंसिपल सप्लाई के रेट पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको सेपरेट माना गया और यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई नहीं लगेगा। फोर्थ आता है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। बस बॉडी बिल्डिंग होता क्या है? बस बॉडी बिल्डिंग जो होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब कि मेनली इसमें दो चीज समझनी होती है, एक होता है सैसिस और एक होता है बॉडी। सैसिस मतलब होता है इंजन प्लस व्हील्स या फिर बेस फ्रेम, जिसे हम स्केलेटन ऑफ द बस भी कहते हैं, और बॉडी होती है जैसे कि सीट्स होगी, विंडोज होगी, रूफ होगी, डोर्स होगी, ये सब, ठीक है। तो बस बॉडी बिल्डर क्या होता है? is a person who builds the upper body on the chassis। तो केस 1, builder owns the chassis, builder buys chassis, builder builds full bus, builder sells complete bus to customer। उसने पूरी बस बनाई और दे दी, तो ये क्या होगा? ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन अगर कस्टमर ने उसे चैसिस दिया है, बिल्डर ओनली बिल्ड्स बॉडी ऑन इट, बिल्डर को उसने ये कह दिया कि इसमें ये लगा दो, क्या कहते हैं, सीट्स लगा दो, ठीक है, तब क्या होगा? बिल्डर चार्जेस लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है, इसलिए वो जो होगा क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसे, वो सर्विस करके दे रहा है उस पर्टिकुलर कार की, ठीक है, उस पर्टिकुलर बस की। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश।